Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello everyone. Today we are going to attempt MDCAT English mock test 2. Let's have a quick review. आपके सामने एक ईडीएम है बच्चों. चूज द करेक्ट ईडीएम. इनमें से कौन सा ईडीएम है जो कि करेक्ट फॉर्म में लिखा है? द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज बर्ड ऑफ फेदर्स फ्लॉक टुगेदर. दूसरा है बर्ड्स ऑफ अ फेदर और तीसरा है बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक्स टुगेदर और चौथा है बर्ड्स ऑफ द ऑफ फेदर्स फ्लॉक टुगेदर. तो अगर मैं सबसे पहले अगर रॉन्ग ऑप्शन की बात करूं तो रॉन्ग ऑप्शन इसमें से ये है. रॉन्ग ऑप्शन इसलिए है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट तो बर्ड्स है, तो बर्ड्स के साथ तो जाहिर बात है फ्लॉक्स नहीं आएगा, दैट इज अ वर्ब. ठीक है जी. तो सबसे पहले ये निकल गई. और दूसरी बात है कि बर्ड ऑफ फेदर्स नहीं होता, बर्ड्स ऑफ फेदर होता है. तो ये ऑप्शन भी निकल गई. तो हमारे पास बच गई बीटा और डेल्टा. तो अगर मैं डेल्टा की बात करूं तो बर्ड्स ऑफ फेदर्स लिखा है, तो इसमें आर्टिकल ए की ओमिशन है. द करेक्ट ऑप्शन इज बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. तो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस पंक्चुएटेड करेक्टली. तो आगे देखिए हमारे पास पहली ऑप्शन है जी, परहैप्स क्राइड ही देयर मे बी सच मॉन्स्ट्रस एज यू डिस्क्राइब. इनमें से सूटेबल ऑप्शन बताएं बच्चों. दिस इज द पंक्चुएशन. तो ये होगी अल्फा, ये बीटा. आगे चलें जी, चार्ली. तो चार्ली के बाद डेल्टा है. तो जरा गौर से देखिए कि कौन सी ऑप्शन ठीक है. तो सबसे पहले इनकरेक्ट ऑप्शन चूज कर लेते हैं जी. इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है जी? तो इसमें जो पंक्चुएशन का साइन है ये बाहर चला गया है, ये रॉन्ग हो गया. इसमें ये जब रॉन्ग हो गया तो सारा ही रॉन्ग हो गया. इसमें परहैप्स के साथ एक्सक्लेमेशन का माइन विदाउट एनी रीजन लगाया, तो ये भी रॉन्ग हो गया. तो इसके साथ हम देखते हैं, अब परहैप्स के बाद फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद सी कैपिटल होना चाहिए, वो तो कैपिटल ही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया. तो बच गई ऑप्शन हमारे पास ये वाली. सिर्फ इसी इतने हिस्से को देख के हमने सही ऑप्शन चूज कर ली. तो द आंसर इज डेल्टा. तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. अब ये स्पीच की कॉन्टिन्यूएशन है, ये कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीच है, तो इसलिए इधर भी कॉमा आएगा, इसमें भी कॉमा आएगा. दिस इज ओनली इंटरप्शन इन द सेंटेंस. आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो देयर आर इन द कमेटी अमंग अदर्स अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड ग्रेट ए लॉयर. तो आपने एरर देखना है कि आपके सामने जो तमाम एरर्स हैं वो हाईलाइटेड हैं. आप बेस्ट ऑप्शन चूज करें, जरा कौन सी है. लेट्स सी. चारों ऑप्शंस है जी, चार्ली है और ये डेल्टा है. तो पहली बात है देयर आर इन द कमेटी, ऑन द कमेटी, ऑन द कमेटी, इन द कमेटी. इनमें से एक चूज करना है. ठीक है जी. तो क्या लगता है आपको? जरा गौर से सोचें और बताएं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में आर्टिकल का एरर है. सबसे पहले देखें तो इन द कमेटी नहीं होता बच्चों, ऑन द कमेटी होता है. तो ये दो ऑप्शन तो निकल गई. ही इज ऑन द कमेटी, ऑन द स्टाफ, ऑन द मेन्यू, ऑन द लिस्ट. ये कोलोकेटिव प्रेपोजिशंस हैं जिसमें ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं, तो इसलिए अल्फा और डेल्टा रहेगी रॉन्ग. बीटा और चार्ली में से चूज करें तो जब जाहिर बात है यहाँ देयर इज लिखा है तो ये सेंटेंस इन्वर्टेड ऑर्डर में है. देयर इज ऑन द कमेटी, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है बच्चों इकोनॉमिस्ट और लॉयर. तो जब लॉयर और इकोनॉमिस्ट कंपाउंड सब्जेक्ट है, सेंटेंस उल्टा लिखा हुआ है, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट है और इसका वर्ब है इज. इकोनॉमिस्ट एंड ग्रेट लॉयर, ये लॉयर्स इज तो नहीं आएगा, आर ही आएगा. तो हमारे पास बच के ऑप्शन बीटा. तो आपने ये देखना है कि यहाँ एक बात ध्यान में रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट वन. जब किसी इंसान की दो क्वालिटीज मेंशन हो, या लाइक अल्लामा इकबाल वाज अ पोएट एंड अ प्रोफेसर नहीं कहेंगे, अल्लामा इकबाल वाज अ पोएट एंड प्रोफेसर. तो आर्टिकल ए, एक ही इंसान की दो खूबियां हो तो आर्टिकल एक एक दफा लगाते हैं. इफ देर आर टू डिफरेंट पर्सन तो आर्टिकल तो सेपरेटली प्लेस करेंगे. तो इसलिए जहां लॉयर कोई और है और इकोनॉमिस्ट कोई और है, दे आर टू डिफरेंट पीपल. इस वजह से बेस्ट ऑप्शन रहेगी हमारी बीटा. आगे बढ़ते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 4. चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. द स्पीकर्स टोन वाज कॉन्सिलेटरी, काम, कामिंग द एंग्री क्राउड. अब देखिएगा यहाँ ये कॉमा हमें बताएगा कि एक्चुअली उसकी कॉन्सिलेटरी टोन थी. तो ये जो कॉन्सिलेटरी का वर्ड है ये अपने आप में कंसोलेशन, कंसोलेटरी, कंसोल से निकला है. तो कंसोलेटरी मींस टू पैसिफाई समबडी. तो बेस्ट ऑप्शन रहेगी प्रोवोकिंग, नॉइजी प्रोवोक होता है उकसाना, सूदिंग होगी बेस्ट ऑप्शन, एरोगेंट वसीला, और कंफर्मेटरी कंफर्म से निकला है, दैट इज रॉन्ग.
Let's move on to the next question. The next question: in every day last week my aunt dash a plate. तो every day my aunt breaks a plate, broke a plate, had broken और has broken. तो अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में जो की वर्ड हमारे पास है ना, की वर्ड वो क्या है भला? लास्ट वीक। तो जिस किसी सेंटेंस में लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट डे, अगो ये रीसेंट पास्ट एक्शन को शो करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ बेस्ट ऑप्शन रहेगी ब्रोक। ना हैड ब्रोकन, ना ब्रेक्स और ना ही हैज ब्रोकन। याद रखिए ये पास्ट हैबिट है, पास्ट हैबिट है, एवरीडे पास्ट हैबिट के लिए भी यूज होता है जी। नेक्स्ट, ही वॉज लेफ्ट डेड डैश द फील्ड। तो आपने बताना है कि ही वॉज लेफ्ट ओवर डेड, he was left over dead in the field, he was left on dead on the field, he was left for dead on the field and he was left with dead on the field। तो आपको क्या लगता है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी? तो अगर देखा जाए तो लेफ्ट ओवर तो होता है किसी चीज को छोड़ देना, तो अल्फा तो सूट नहीं करता। लेफ्ट विद डेड, लेफ्ट विद द डेड कहेंगे तो शायद बन सकता है, क्योंकि विद डेड तो कोई सेंस नहीं है इसकी। तो लेफ्ट ऑन डेड की भी कोई सेंस नहीं है, तो एक्चुअली यहाँ है लेफ्ट फॉर डेड। किसी को ये एक्चुअली preposition ऑफ पर्पस है। ही वॉज लेफ्ट फॉर डेड, ही वॉज टेकन एज अ डेड पर्सन, तो ही वॉज लेफ्ट फॉर डेड, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। सो आई थिंक चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आपने सूटेबल बच्चों ऑप्शन चूज करनी है। प्रैक्टिस रेगुलरली इज द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज। प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग, टू प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इसमें एरर है। अगर सबसे पहले मैं रॉन्ग ऑप्शन यानी एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस की तरफ जाऊं तो मुझे ये ऑप्शन रॉन्ग लगती है। क्यों? इसमें प्रैक्टिस वर्ब है और रेगुलर एक एडजेक्टिव है, तो जाहिर बात है एडजेक्टिव की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, तो ये तो होगी रॉन्ग ऑप्शन। अब हमने देखना है कि प्रैक्टिस है, प्रैक्टिसिंग है या टू प्रैक्टिस है। टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग और प्रैक्टिस रेगुलरली। तो अगर देखा जाए तो ये जो वाला वर्ब है ना बच्चों, ये वाला वर्ब हमें हिंट कर रहा है कि यहाँ पीछे कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, तो कोई ना कोई जेरेंट फ्रेज होनी चाहिए। अगर मैं इस सेंटेंस को यानी एडवर्ब को रिमूव कर दूं तो प्रैक्टिसिंग इज द बेस्ट वे, प्रैक्टिसिंग इज द बेस्ट वे, प्रैक्टिस नहीं प्रैक्टिसिंग समथिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज। तो यहाँ जेरेंट आना है, ना इन्फिनिटिव आएगा और ना ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। प्रैक्टिस अगर नाउन लिखना है तो सी से होगा, इसलिए अल्फा रॉन्ग हो गया। और प्रैक्टिस के साथ एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव नहीं आएगा, डेल्टा इसलिए रॉन्ग हो गया। रह गई ऑप्शन बीटा और चार्ली। तो इस वर्ब को हेड करने के लिए हमें जेरेंट चाहिए, ना कि इन्फिनिटिव। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें और बेस्ट ऑप्शन बताएं। चलें जी जल्दी से पढ़ लेते हैं पैराग्राफ को। ड्यूरिंग असेंबली द प्रिंसिपल स्कैन द हॉल। प्रिंसिपल ने हॉल को स्कैन किया। अमंग अ सी ऑफ एम्प्टी सीट्स वन अलोन बॉय सैट एट द बैक, हिज एब्सेंस फ्रॉम क्लासेस हैड बीन कॉन्स्पिकुअस फॉर अ वीक। पिछले एक हफ्ते से बंदा एब्सेंट है और सबको पता है। टीचर्स स्पेकुलेटेड इलनेस, टीचर ने सोचा इसको बुखार होगा, बीमारी होगी, फैमिली ट्रबल को मसला होगा खानदान में, और डिलिबरेट truancy होगी। The counselor decided to speak with him quietly, believing that silence sometimes signals distress। तो इस पैराग्राफ में हमें एक बात पता चली है कि एक बच्चा है जो कि एब्सेंट है और टीचर्स ने उसके बारे में कोई स्पेकुलेशन की है। सवाल समझते हैं, सवाल क्या है? Why did the counselor decide to speak with the boy? उन्होंने क्यों उससे खामोशी से बात करने की कोशिश की? अल्फा, loud meetings help the boy, the boy was asleep, silence sometimes signals distress। तो मुझे लगता है कि यही आपका की पॉइंट है कि बच्चा खामोश है और खामोश होने की वजह को डिस्ट्रेस हो सकती है। तो बेस्ट ऑप्शन रहेगी चार्ली। जी क्या रहा आपका स्कोर? थैंक यू वेरी मच।